ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि हम वो जो सीज फायर में एक रोज़ की जो ताख़ीर हो गई है उसकी वजूहात आपसे पूछें, सर सबसे पहले आज के मैप पे बात कर लेते हैं। आज के मैप में क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या मूवमेंट देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। कल हमने बात की थी कि जो नेटो और यूएस और ब्रिटिश नेवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं तीनों स्टेट्स में और सीज़ में, जिसमें मेडिटेरेनियन है, फिर रेड सी है और फिर जो है पर्शियन गल्फ है, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ने ऑलरेडी क्रॉस किया स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को, और ये 3-4 साल बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी आज आई थिंक ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो रशिया फैक्टर है, बिकॉज अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि रशिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी सपोर्ट में आएगा। एक खबर तो ये है कि जो वागनर ग्रुप है रशिया का, जो जिससे आई थिंक बहुत कामयाबियां हासिल की रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके एडवाइज़र्स और टेक्निकल पर्सन भेजे जा रहे हैं हिजबुल्लाह की सपोर्ट के लिए। वहाँ पंसीर मिसाइल सिस्टम जो है वो भी शायद शिफ्ट किया जाए। अभी इसमें 2-3 तरह की न्यूज़ हैं कि शायद कुछ जो चीज़ें हैं वो ईरान में प्लेस हों, बिकॉज जब एयरक्राफ्ट कैरियर ने मूव किया है अक्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो ईरान को एक डायरेक्ट थ्रेट हुई है, और ईरान से भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ट्रांसफ़र हो रहे हैं रशिया को टू सपोर्ट रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस लिहाज से अभी देखा जाए तो रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह एक प्रोमिनेंट फैक्टर बनते जा रहे हैं अदर देन हमास और जो अंसारुल्लाह है यमन में। जी लेटेस्ट ये है कि साउथ से आज बहुत बड़ा हमला किया है अंसारुल्लाह ने इसराइल की इलाद पोर्ट पे, और काफ़ी मिसाइल फायर किए जो नक्शे में आपको नज़र आ रहे हैं। मेनली रेड सी कोई उन्होंने बेसिकली उसका रूट इख्तियार किया है। जी उसके अलावा जो उन्होंने शिप पकड़ा था उसको आई थिंक कल लेके गए हैं जर्नलिस्ट को, ऊपर यमन के झंडे लगाए हुए थे, तो उसमें उन्होंने प्रूव भी किया, बिकॉज अंदर जब गए शिप में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है कि इजरायली शिप ही है, डिस्पाइट दी आप कह लें कि डिनाइल जो किया है नेतन्याहू ने। तो रशिया की आई थिंक जो सिग्निफिकेंस है अभी बढ़ती जा रही है, स्पेशली जब से ये बड़ी नेवीज आई हैं इस इलाके में, तो वो भी चाहेंगे कि उनके जो लेट्स से एलाइज हैं, जिसमें सीरिया है, ईरान है और किसी हद तक हिजबुल्लाह। जी वागनर ग्रुप का एक और भी है कि ये पहले भी ऑपरेट करता रहा अफ्रीका में, और इसके कुछ यूनिट्स जो हैं सूडान में हैं, यमन में भी ये ट्रेनिंग करवाते रहे हैं, और शायद वहाँ पे इनके कुछ एडवाइजर्स हों। और अब अगर ये हिजबुल्लाह की सपोर्ट में आते हैं तो आई थिंक नाउ इट विल बी रशिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग इनटू द वॉर, बिकॉज अभी चांसेस हैं कि वॉर जो है वो पूरे रीजन में ना फैल जाए। तो आई थिंक जिस तरह एक शतरंज की मूवमेंट होती है, तो प्रेसिडेंट पुतिन का आई थिंक ये जो स्टेप है बड़ा सिग्निफिकेंट है। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं जो रशिया को एडवांटेज हुआ है इस वॉर का, वो है रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ऑलरेडी जो है लूज कर चुका है तकरीबन 5 लाख सोल्जर्स, जिसमें ज़्यादातर किल्ड हैं। सो बहुत बड़ी तादाद में इनके सोल्जर्स ऑफिसर मारे गए हैं अभी तक 2 साल में। और जो फ्रंट था स्पेशली अवदीपका एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, 2-3 ब्रिगेड्स की खबरें हैं कि शायद वो म्यूटनी कर जाए अगेंस्ट द यूक्रेनियन फोर्सेज, तो रशिया वहाँ पे भी गेन कर रहा है। तो उस लिहाज से आई थिंक जो कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है गाजा में, मे बी ये भी रीज़न है कि नॉर्दर्न फ्रंट पे बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना है नेटो यूक्रेन को। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इसराइली वजीर ने भी, एक वजीर का भी ये बयान सामने आया कि जो आर्जी बंदी के बाद अगर दोबारा जंग शुरू ना हुई तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, काबीना से इस्तीफा दे देंगे। तो इससे हम ये चीज समझें कि उनका मिशन अब कुछ और है, 4 दिन की आर्जी जंग बंदी के बाद दोबारा से जंग ही होगी, दोबारा से कत्लो गारतगरी होगी। जी, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है जो डोमिनेट करती है लिकुड पार्टी को, जिसको नेतन्याहू हेड करता है, उसमें इसी तरह के लोग, इनकी फिर कोलिशन जो है एक्सट्रीम राइट विंग के साथ है। जो जो जो, जो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म, ये बड़ी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसके साथ कोलिशन में बिल्कुल हार्ड लाइनर ज़ायनिस्ट हैं। तो साफ ज़ाहिर है उसके आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अभी ये बातें हो रही हैं, बिकॉज जो अरब वर्ल्ड से कुछ आवाज़ें आई हैं कि जी अगर ये ट्रूस आगे एक्सटेंड करता है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 4 डेज से देन वी एक्सपैंड इट, और मे बी हम परमानेंट जंग बंदी की तरफ जाएं। तो वो चीज़ हजम नहीं हो रही। तो डोमेस्टिकली नेतन्याहू को, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया, 2 तरह के आई थिंक चैलेंजेस हैं। एक तो है फ्रॉम लिबरल्स जो नॉन जायनिस्ट हैं, जो आई वुड से 70% ऑफ इसराइल जो है वो इस तरह दे आर नॉट जायनिस्ट, तो वो डेफिनेटली पर सिविल सोसाइटी है एंड दे कैन सी कि जो इन्होंने हशर किया है और जिस तरीके से इसराइल का परसेप्शन डैमेज हुआ है, आप सोचें कि कहाँ इब्राहिम अकॉर्ड और कहाँ अभी जो है इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और दूसरा प्रेशर उस पर आ रहा है, अपनी ही जो राइट विंग या एक्सट्रीमिस्ट जायनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपने इनफ नहीं किया। दैट्स वाई ये जो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर ये इस लेवल पे 1-2 इस्तीफे आते हैं तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब नहीं रह जाता। द ओनली थिंग इज कि वॉर टाइम में कोशिश की जाती है कि जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो या मिलिट्री कमांडर उनको चेंज ना किया जाए, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा क्योस का खतरा है। इसी तरह वेस्ट में आई थिंक इतना ज़्यादा प्रेशर, जिसमें भी UN सेक्रेटरी जनरल ने भी बात की
कि जो बच्चों के साथ किया आपने, औरतों के साथ किया, तो इट्स बेसिकली टेररिज्म है। और दिस इज नॉट एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस। और जो 76% पे फ़लस्तीनियों के हक़ में लेट्स से राय आमा थी वेस्ट में या अफ्रीका में या आप कह लें साउथ एशिया में या अरब वर्ल्ड में, अभी लोग कह रहे हैं कि नाउ इट इज़ क्रॉसिंग 85% बाज़ जगहों पे। ये ज़रूर है कि कुछ राइट विंग लाइक हॉलैंड में, जो नीदरलैंड में भी जीट विल्डर्स आया है जो बहुत इस्लामोफोबिक किस्म का उनका पार्टी लीडर है, लाइकली कि वो शायद उसकी पार्टी जीते तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि ओवरऑल जो परसेप्शन है इसमें फिर आपने देखा कि जो अरब मलिक के लेट्स से फॉरेन मिनिस्टर्स थे या इनके नुमाइंदे थे, वो पहले चाइना गए, फिर आई थिंक रशिया गए, और वहाँ पे रशिया और चाइना का सेंट्रल रोल होता जा रहा है। पीपल आर नॉट लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स। और इनके अपने भी एडवाइजर्स और जो पुराने थिंक टैंक्स है वो भी कह रहे हैं जी कि इसका हमने बेसिकली कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि बहुत डैमेज हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और प्रेशर भी जो है वो सामने आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इसराइल की नाकामी और कमजोरी हमें खुल के सामने नजर आ रही है, इसराइल की नाकामी को क्या आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका की भी ये नाकामी है, क्योंकि अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा था, उसे फंड्स दे रहा था, उसे असला भिजवा रहा था? जी बिल्कुल, दे ट्रीट इजराइल एज देयर आई थिंक 54th या जो भी 53rd स्टेट है, और बल्कि आई थिंक उससे ज़्यादा वो करते हैं। बाकी आई एग्री विद डॉक्टर शाजिया साहबा के जो आई थिंक चारों फ्रंट्स पे नॉर्मली डिप्लोमेटिक होता है, इकोनॉमिक होता है, परसेप्शन और मिलिट्री, मेरे ख्याल में चारों फ्रंट पे बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। और अगर आप देखें, अगर आपको एंड स्टेट ही नज़र नहीं आ रही, जिस तरह डॉक्टर शाजिया कहते हैं कि स्ट्रेटजी जब ना हो तो फिर सावधान, देयर इज नो एंड स्टेट। उसके बाद फिर अगर चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा फिर लॉस भी होता है, प्रेस्टीज का भी लॉस है। और मेन चीज़ ये है कि इसराइल का जो शॉक एंड ऑफ का डर था मिडल ईस्ट में या दुनिया में, फिर इनका एक सॉफ्ट पावर थी जी कि इनके बड़े PhDs हैं, तो इनकी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो बड़े ये बड़े आई वुड से एडवांस किस्म की नेशन है, वो सारा आई थिंक बलिया मेट हो गया सिर्फ एक हमास की आई थिंक कुर्बानी और फ़लस्तीनी कुर्बानी की वजह से। एंड आई थिंक हमास हैज़ अचीव्ड इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जब वॉर ख़त्म होगी उसके बाद एनालिसिस होगा कि उन्होंने क्या कुछ हासिल किया।